हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस को कवर करेंगे। जिन भी कैंडिडेट का एएलपी का एग्जाम 25, 26, 27, 28 को 29 को है, आप सभी लोग इसको लगाइए और आप सभी लोग सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए। हुबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये सभी फ्रेंड्स आपके एज ए नोट्स आपका सिलेक्ट किया गया है, जो रेलवे बराबर क्वेश्चन आपका रिपीट किया है, विथ आपके एक्स्ट्रा फैक्ट सहित सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें कि एक ही क्वेश्चन के साथ कई सारे क्वेश्चंस आपके कवर होते चलेंगे। और हम लोग थोड़ा जो है क्लास को स्पीड खींचेंगे, क्योंकि कम समय है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करना है। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जो भी छात्र हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको सारा मटेरियल्स आपको डाला गया है, जहाँ से आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट का टेक्नीशियन का एग्जाम है, अभी थोड़ा एग्जाम में आपका समय मिला हुआ है, तो आप सभी लोग जो भी छात्र अभी तक पेड बैच के अंतर्गत नहीं आए हैं, जिसका फी आपका 99 है, जितना भी आपको कवर कराए जा रहे हैं, जैसे आपका नोट्स है, इसका कंप्लीटली आपको मटेरियल्स उसी आपके जो है बैच में आपका जाता है, जो है ग्रुप टाइप का आपका चलता है, जिसमें कि आंसर आपको टिक करके दिया जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से मटेरियल्स को रिवीजन कर पाएँ। इसके अलावा जितनी भी आपके पटना के ओवरऑल संस्थान में अभी नोट्स आपका प्रिपेयर किया गया है, ये नोट्स आपके ज़्यादा नहीं है। जो भी आपका सिलेक्टिव पोर्शन है, इसी को प्रिपेयर करना है, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा कम है। चाहे आपके एनआईटी घाट पे जो भी आपका टेस्ट चलता है, ये सारा कुछ आपको चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि आपको A to Z मटेरियल्स आपको दिया जा रहा है। प्लस जितने भी आपका बुक है, कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम का अगर आपको बुक चाहिए, कॉल या SMS करेंगे, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। एक बार आपको पेमेंट करना रहता है 99 कंप्लीटली आपको इसके अंतर्गत ज्वाइन होने के लिए, जिसमें आप बेहतरीन तरीका से सारी चीज़ों को इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। जिसके अंतर्गत अभी एएलपी टेक्नीशियन आपका चल रहा है। एएलपी जैसे ही खत्म होगा, आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी आपका उसी में आपका शुरू हो जाएगा। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर है। तो आपका देखिए सही आंसर हो जाएगा, ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ये आपका प्रतिरोध है। प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू आपका V अपॉन I। तो विभवांतर का आपका यहाँ पर वोल्ट हो जाएगा, एम्पियर का आपका I हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर बी आपका करेक्ट है। इसके अलावा कुछ आप फैक्ट याद रखेंगे। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, वैद्युत धारा का आपका एम्पियर होता है, वैद्युत आवेश का आपका कूलम्ब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देखिए, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, यह न्यूटन प्रति मीटर होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम या वोल्ट पर एम्पियर होता है। वैद्युत धारा का एम्पियर होता है। वैद्युत आवेश का कूलम्ब होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। संवेग यानी मोमेंटम P इक्वल टू MB होता है। इसका एसआई मात्रक की बात करी जाए तो kg मीटर पर सेकेंड होता है। kg मीटर पर सेकेंड ऑप्शन हमारा सी में दिया गया है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट दिया गया है, जो ऑलरेडी मैंने आपको कवर करा चुका है। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। कुछ क्वेश्चन आपका यूनिट से रिलेटेड है, बाकी आपका मिक्स है, इसमें आपका सेशन वाइज नहीं है फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको सेशन वाइज चीज़ों को कवर करा दिया हुआ है। अब देखिए जितने भी आपका है, ये कंप्लीटली आपका मिक्स है, तो इसको आप लगाइए। कहा जा रहा है कि वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका कूलम्ब है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वोल्ट जो होता है, ये विभवांतर का एसआई मात्रक है। केल्विन आपका, ये आपका तापमान का एसआई मात्रक है। किलोग्राम आपका द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। कुछ फैक्ट दिया गया है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, वैद्युत आवेश का कूलम्ब, ताप का केल्विन और द्रव्यमान का आपका किलोग्राम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है दूरी को मापने के लिए, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पूछा जाता है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो फ्रेंड्स याद रखना है 9.46 इंटू 10⁻, ये आपके 15 मीटर के इक्वल होता है। दूरी की सबसे बड़ा इकाई की बात करेंगे तो ये आपका पारसेक होता है, ध्यान रखेंगे ये आपका पारसेक होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जो फैक्ट मैंने आपको कवर कराया है। और एक पारसेक बराबर आपको याद रखना है 3.26 प्रकाश वर्ष के लिए बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया है रेलवे ने। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, तो आपका पहला ऑप्शन आपका राइट है। कुछ फैक्ट है, लेंस की शक्ति यानी P, एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। एक लेंस की शक्ति P है, इसका फोकस दूरी F के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात लेंस यानी पावर, शक्ति यानी 1 अपॉन आपका F होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होता है। जितना भी आपके रेशियो के फॉर्मेट में होता है, इसका कोई इकाई नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व, कोई इकाई नहीं है।
बाकी दाब का एसआई मात्रक आपका दोस्तों होता है पास्कल। घनत्व का होता है फ्रेंड्स आपका केजी पर आपका मीटर क्यूब। इसके अलावा विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर। तो ये सभी पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। देखिए दिया गया है दाब, दाब का आपका पास्कल होता है जिसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका लिखा जाता है। एलपी पूरा क्वेश्चन ये आपका पूछता है कि जो दाब होता है यानी पास्कल को किस रूप में दर्शाया जाता है, ये आपके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के रूप में दर्शाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद ही रखना है, एलपी दोस्तों आपका पूछता है। तो यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है घनत्व का केजी पर मीटर क्यूब मैंने आपको बता दिया है, और विस्थापन का आपका मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई आपका सही आंसर हो जाएगा वेबर। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखिए आपका जो कैपेसिटर होता है इसका आपका फेराड होता है। हेनरी दोस्तों आपका स्व प्रेरण का एसआई मात्रक होता है। पास्कल आपका दाब का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारिता का आपका फेराड होता है। स्व प्रेरण का हेनरी होता है। दाब का आपका पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला है कि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका एम्पियर होता है। फ्रेंड्स याद रखना है कि जो आपका विद्युत धारा है एक प्रकार का अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है। किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और इस न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखा जाता है। अगला है संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है। घनत्व का केजी पर मीटर क्यूब होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की इकाई समान होती है। दोस्तों बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और यहाँ पर आपको दाब दिया गया है। तो देखिए दाब का भी एसआई मात्रक अगर देखेंगे तो ये आपका न्यूटन होता है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। चाल का देखिए आपका मीटर पर आपका सेकेंड होता है। वेग का दोस्तों आपका मीटर पर आपका सेकेंड होता है। तो इन दोनों का देखिए आपका इक्वल है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने गलत किया हुआ है। देखिए बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है, जबकि दाब का दोस्तों भी मैंने आपको बताया था ये आपका पास्कल होता है। तो इन दोनों का आपका सेम नहीं है। इसके अलावा कार्य का एसआई मात्रक और ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका जूल होता है। दूरी और विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है, और देखिए आपका चाल और वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है, ये ऑलरेडी आपने कवर कर लिया हुआ है। अगला है कहा जा रहा है कि बल की एसआई मात्रक इकाई जो है ये आपका न्यूटन है, ठीक है, और दाब का एसआई जो होता है ये आपका पास्कल है। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है। तो देखिए आपका कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, जो आपका इक्वल है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। देखिए पदार्थ की मात्रा का इकाई मोल होता है, कार्य एवं ऊर्जा का जूल होता है, या इसे दोस्तों न्यूटन आपका मीटर लिखा जाता है। इंपोर्टेंट है, याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक आपका टेस्ला होता है। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, और जूल को फ्रेंड्स आपका न्यूटन मीटर भी आपका लिखा जाता है। चलिए क्लियर हो चुका है आपका। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसका कंप्लीटली जितनी भी आपका न्यूमेरिकल है इसको आपको एक बार जरूर बनाना है। अगर आप एएलपी का एग्जाम रिसेंटली आप देने वाले हैं तो आप जरूर इसको बनाइएगा। इसका कंप्लीटली मटेरियल्स आपको मिल गया है। अगला है कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। एक हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला प्रश्न 1 किलोवाट घंटा काफ़ी बार रिपीट किया गया है। आरआरसी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट में भी कंडक्ट हुआ है। ये आपका होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है। तो ये देखिए आपका मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा आंसर हिट करना है। अगला प्रश्न एक न्यूटन देखिए आपका फॉर्मूला होता है F = आपका ma। तो यहाँ पर देखिए आपका ma होता है। तो देखिए m जो होता है इसका यहाँ पर आपका kg हो जाएगा, और a आपका एक्सेलरेशन है तो इसका आपका हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका होना चाहिए। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखिएगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आपको डी में दिख रहा है। तो डी वाला दोस्तों आपका राइट हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर क्या है। एक पिकोमीटर किसके इक्वल होता है। 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है एक पिकोमीटर बराबर। कुछ मैं आपको फैक्ट कवर कराता हूँ, आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर सुनना है। जैसा कि आप देखेंगे तो 10⁻³ ये आपका
जो है देखिए 1 मिली बराबर 10⁻³ आपका -3 होता है, माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 होता है, नैनो बराबर 10⁻⁻9 होता है, पिको बराबर दोस्तों आपका 10⁻12 होता है, और फैक्टो बराबर 10⁻15 होता है, एटो बराबर 10⁻18 होता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 1 जूल बराबर कितना होता है, यानी डब्ल्यू बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। देखिए एफ का मतलब, अब देखिए आपको कैसे सोचना है, तो आपका जूल होता है वर्क, तो वर्क वाला फॉर्मूला लगाइए, तो आपका देखिए कार्य का आपका एफ जो है आपका ये न्यूटन हो जाएगा, और एस से आपका मीटर, तो एक आपका न्यूटन मीटर, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। हाइग्रोमीटर की दोस्तों बात करेंगे तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा कुछ फैक्ट है, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का हाइड्रोमीटर एक होता है जिसे द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है, बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑडियोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। ऑडियोमीटर से चली गई दूरी को मापा जाता है। एक आपका होता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से गति को मापा जाता है, ध्यान रखिएगा, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। कुछ फैक्ट है, ऑडियोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर से वाहन की गति को मापा जाता है। टैकोमीटर से वायुयान की गति को मापा जाता है। अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई को मापा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है कि वायु की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर सी आपका करेक्ट है। कुछ फैक्ट है याद रखना है, जैसे अमीटर की दोस्तों बात करेंगे। अमीटर की अगर बात करेंगे, यहाँ पर दिया गया आपको अमीटर, तो देखिए अमीटर से वैद्युत धारा को मापा जाता है। और दिया गया है यूडोमीटर, यूडोमीटर से वर्षा मापा जाता है। एनीमोमीटर से वायु की गति एवं शक्ति को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। थर्मामीटर से मानव शरीर का टेम्परेचर मापा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कार्य में डैश, बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या है। तो कार्य में कोई भी दिशा नहीं होती है, केवल आपके परिमाण होते हैं, इसलिए जो कार्य आपका है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सदिश यानी वेक्टर राशि का उदाहरण इनमें से क्या है। दोस्तों याद रखना है, वेक्टर राशि के अंतर्गत जो सदिश राशि है इसके अंतर्गत आपका भार आता है, बल आता है, वेग आता है, संवेग आता है, त्वरण आता है, विस्थापन आता है। ये सभी आपका वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें परिमाण और दिशा आपके दोनों होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा वेग। वेग जो आपका है ये आपका सदिश राशि है। बाकी तापमान, लंबाई व द्रव्यमान ये सभी आपका स्केलर क्वांटिटी है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि के अंतर्गत आपका द्रव्यमान आ जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, जबकि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य डैश होगा। यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर जब कोई वस्तु मूव करती है तो ये अपने निश्चित स्थान को बार बार दोहराती है, और ये जब प्रारंभिक बिंदु पर आता है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट शून्य होता है। और फिजिक्स के अकॉर्डिंग जब किसी वस्तु में डिस्प्लेसमेंट ना हो तो इसका कार्य शून्य होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न में दोस्तों कहा जा रहा है कि डैश कार्य करता है, कार्य कहलाता है। तो देखिए कार्य यानी कि W = हमारा फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, यानी कि आपका जो है बल और आपका विस्थापन, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। सभी ऑप्शन को आप पहले पढ़िए। पहला कहा जा रहा है कि कार्य की दिशा होती है, यही गलत है। डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में होगा तो कार्य मान लिया जाएगा, तो पहला ऑप्शन आपका सही है, जो कि आपका दोस्तों गलत है। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर डैश कहलाती है। देखिए कार्य करने की जो है क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जबकि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि शक्ति का सूत्र क्या है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है।
और देखिए थोड़ा स्पीड इसलिए इस कारण से चल रहे हैं क्योंकि समय कम है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करना है। शक्ति का सूत्र क्या होता है बताइए? शक्ति यानी P इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है W/T, यानी कार्य बटे आपका समय हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक अगर पूछा जाता है तो ये आपका वाट होता है, या इसी को दोस्तों आपका लिखा जाता है जूल पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? कार्य किए गए दर कहलाती है। दर को दोस्तों कहते हैं शक्ति, जबकि क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि औसत शक्ति निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? औसत शक्ति निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपॉन आपका कुल समय। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो देखिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है आपका स्थितिज ऊर्जा। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई डैश है? ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई डैश है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है एक खींचे हुए धनुष के तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? जब कमान को पीछे की ओर खींचा जाता है तो इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा होता है और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एलपी टेक्नीशियन 2018 में कंडक्ट हुआ है। एक गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का आपका फॉर्मूला होता है ½mv²। तो ये आपका दोस्तों डिपेंड करता है द्रव्यमान और आपका वेग पर। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, द्रव्यमान और आपका वेग। चलिए अगला क्वेश्चन है उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? उठाए गए हथौड़े के पास किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? एक संकुचित स्प्रिंग। इसमें दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस में स्थितिज ऊर्जा नहीं है? तो देखिए आपका पहला में स्थितिज ऊर्जा है। बहता हुआ जल, इसमें दोस्तों आपका गतिज ऊर्जा होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो जमा हुआ पानी होता है इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा होता है, लेकिन जो बहाव वाले पानी होते हैं, ध्यान रखना, बहाव वाले जो पानी होता है इसमें आपका गतिज ऊर्जा होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि अस्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? तो ½mv², जस्ट अभी कवर कराए हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? ऊंचाई के साथ परिवर्तित होने वाला जो चीज़ है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा ये आपका जी पर डिपेंड करता है, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड² होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। देखिए जो आपका न्यूटन का सेकेंड आपका जो थर्ड लॉ है, ये दोस्तों आपका प्रतिक्रिया के बीच अन्य प्रतिक्रिया होती है, जैसे बंदूक द्वारा छोड़ी गई गोली। तो एक प्रकार का आपका बल से रिलेटेड है। तो आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दो पिंडों के बीच बल सदैव डैश होता है? दो पिंडों के बीच सदैव बल होता है समान एवं विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को डैश कहा जाएगा? तो फ्रेंड्स इस पर कहा जाता है खिंचाव बल। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसे खिंचाव बल कहा जाता है। एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फास्ट चलिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फास्ट चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को भी आप देखिए, यही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपका साबित होगा। द्रव्यमान इंटू त्वरण आपका फॉर्मूला होता है F = आपका ma। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, F से आपका बल होता है फोर्स। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको देखते चलना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो दोस्तों याद रखना, प्रकृति में इनमें से कौन सा अकेले नहीं होता है? तो बल कभी भी अकेले नहीं होता है। बल जो होता है ये आपका सदिश राशि है, ठीक है, तो ये आपका अकेले नहीं होगा।
तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा, तो F इक्वल टू आपका ma होता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एकदम उड़ाते चलिए। किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना होने के गुण को डैश कहा जाता है। किसी वस्तु पर कार्य कर रहे हैं, इसमें आकार में परिवर्तन ना हुआ तो इसे दोस्तों कहा जाता है दृढ़ता यानी मजबूत, तो बाह्य दृढ़ता आप बोलेंगे, ऑप्शन आपका फाला करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। किसी बल पर जो है गुरुत्व बल जो होता है दोस्तों, यानी जिसे हम लोग जी कहते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड आपका स्क्वायर होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोस्तों आपके भार कहे जाते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि सभी बलों में डैश होते हैं। आंसर लगाइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या है। सभी बलों में दोस्तों परिमाण और आपका दिशा दोनों आपका निश्चित रूप से होता है, तो डी ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। ये आपका कांस्टेंट होता है, बाकी गुरुत्वाकर्षण, वजन या घर्षण के कारण बल ये आपका जो है प्लेस पर डिपेंड करता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। किसी वस्तु के जड़त्व को मापने की इकाई निम्न में से क्या है। किसी वस्तु का जड़त्व जो होता है ये आपके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, और ये दोस्तों आपके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान बटे आयतन क्या है। आंसर लगाइएगा। द्रव्यमान बटे आयतन बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर क्या है। देखिए द्रव्यमान बटे आयतन जो फ्रेंड्स आपका है, ये घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर आपने अभी जस्ट अपने अगर चीज़ों को ध्यान में लिया होगा तो केजी मीटर पर मैंने जो है आपको केजी पर आपको मीटर क्यूब एक मैंने यूनिट आपको बताया था घनत्व का, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि केजी आपका द्रव्यमान का और आयतन का आपका मीटर क्यूब हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा। F इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है ma और आपको निकालना है द्रव्यमान m, तो m इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा F अपॉन आपका a। F बटे a ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर भी नहीं बदलेगा, इसका द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा द्रव्यमान। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वेग एवं समय ग्राफ रेखा का ढलान डैश कहलाता है। वेग एवं समय ग्राफ जो होता है ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका त्वरण कहलाता है। वेग समय ग्राफ रेखा का ढलान ये आपका त्वरण कहलाता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। समय के साथ वेग परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि बल बटे द्रव्यमान क्या कहलाता है। बल बटे द्रव्यमान को दोस्तों कहा जाता है त्वरण, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है, तो इसे त्वरण कहा जाता है। जो भी मैं आपको फैक्ट कवर कराता हूँ ध्यान से सुनिए। अभी मैंने आपको बताया था कि समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, तो डी ऑप्शन देखिए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर एक नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन को रिपीट करिए। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर एक नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपको सही दिया गया है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो देखिए कार का वेग निरंतर बदल रहा है, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा वेग के विपरीत होता है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। समय के साथ विस्थापन के दर में परिवर्तन को कहा जाता है वेग, बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन को रिपीट करिए। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है वेग, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है। चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है। देखिए दूरी इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका दोस्तों होता है चाल गुना समय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है इसका आपका चाल, और गुना यहाँ पर आपका हो जाता है समय। तो कोई भी अगर पूछा जाएगा तो आप एक कांस्टेंट करके आप इजी में भी इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका देखिए स्पीड का पूछा जा रहा है, यानी चाल का पूछा जा रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन आपका टाइम होगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम देख लीजिए। आपका सही आंसर ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, सॉरी
यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन आपका टाइम। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ साथ इसकी गति भी निर्दिष्ट करती है। चाल के साथ साथ इसकी गति को भी निर्दिष्ट करती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेग। बी ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर दिया हुआ है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि कोई गतिमान वस्तु समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डैश कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे असमान गति कहा जाता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। औसत चाल और औसत वेग डैश वस्तु की गति दर्शाते हैं। औसत चाल और औसत वेग दिए गए समय अंतराल के दौरान को दर्शाता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रश्न है और जो है औसत चाल और औसत वेग दिए गए समय अंतराल के दौरान वस्तु की गति को दर्शाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ऋणात्मक इनमें से दोस्तों आपका कभी नहीं हो सकता है दूरी, ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन भी आपका जीरो हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो समय के साथ किसी वस्तु के वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है। चलिए आंसर इसका लगाइए पहले आप लोग, सही आंसर क्या है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है, तो दोस्तों इसे कहा जाता है आपका वेग समय ग्राफ। ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है वेग समय ग्राफ, तो सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। वेग और समय के गुणनफल प्रदान करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन प्रदान करता है। इसका देखिए फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यानी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन आपका जो है टाइम होता है। तो पूछा जा रहा है कि वेग और समय इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट बताएगा, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहा जा रहा है कि तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में डैश। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो देखिए पूछा रहे कि तत्कालिक वेग और औसत वेग ये कब इक्वल होता है, तो ये दोस्तों तब इक्वल होता है जब आपके त्वरण शून्य होता है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। P इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है mv यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सही है, ये आपको पर बताना है। देखिए जब सबसे सही वाला क्वेश्चन आता है इसमें कन्फ्यूज करता है, तो इसमें सभी ऑप्शन को आप पढ़िएगा। चलिए आंसर इसका बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। दोस्तों गति वस्तु का संवेग, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग पर आपका डिपेंड करता है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक टकराव में डैश हमेशा पूछा रहा है कि बचत की जाती है। एक टकराव में डैश हमेशा बचत किया जाता है संवेग, तो डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न है कि यदि संवेग p और वेग v हो तो पूछा है कि द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या होगा। P इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है mv, द्रव्यमान निकालना है तो P अपॉन आपका v करेक्ट आंसर रहेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट दोस्तों ये आपका न्यूटन का थर्ड लॉ पर काम करता है, जिसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है, तो सी आपका राइट है। अगला है कि एक सेल में विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। आपका सही आंसर हो जाएगा एक सेल जब कई टुकड़ों में टूटता है इसमें आपके संवेग संरक्षित रहता है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किसी प्रक्षेप वक्र डैश होता है। किसी भी वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है तो मैक्सिमम डिस्टेंस को अगर कवर करना है तो इसे 45 डिग्री पर जो है प्रक्षेपित किया जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका पूछा हुआ है। अब देखिए प्रश्न कहा जा रहा है किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र डैश होता है, तो प्रक्षेप वक्र की दोस्तों बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके परवलय होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है कहा जा रहा है कि न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाश वर्ष क्या है। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या है। न्यूटन का जो गति नियम है ये आपका दिया गया है 1687 में। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1687, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति के पहले
लेंज लॉ दिया गया है जब हम पैडल, ये सभी आपका गलत है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपको डी में दिया गया है, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झुकना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सटीक दिया गया है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है। देखिए साथियों, इस नियम को आपका कहा जाता है न्यूटन गति का दूसरा नियम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन गति का जो दूसरा नियम, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा F बराबर m है, क्योंकि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है ये दोस्तों आपके बल की परिभाषा देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए आपको सही दिया गया है। तो आपका यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। बल जो है आपके अलग अलग निकाय पर और विपरीत दिशा में आपका लागू होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है केजी मीटर पर सेकेंड को डैश कहा जाता है, इसे बल कहा जाता है और यानी कि इसे न्यूटन कहा जा सकता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति में व्याख्या करता है। तो न्यूटन का आपका फर्स्ट लॉ हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपका सही आंसर होगा न्यूटन गति का आपका प्रथम नियम। तो पहला ऑप्शन आपका राइट दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह दोस्तों आपका न्यूटन का आपका थर्ड लॉ है। यहाँ पर आइए ऑप्शन ढूंढते हैं। न्यूटन का आपका तीसरा नियम होगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम। बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या है। तो आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम। इसके अकॉर्डिंग देखिए हमारा सही आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गति का पहला, ये तो आपका गलत है। दूसरा नियम भी आपका गलत है। गति का पहला और दूसरा ये सभी गलत है। तीसरा वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि बल की परिभाषा को किस नियम के आधार पर व्याख्यात की जाता है। बल की परिभाषा को किस नियम पर व्याख्यात की जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन गति के पहले नियम पर, पहला ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि न्यूटन गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। न्यूटन का जो गति है इसका प्रथम नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि साइंस में मैंने आपको काफ़ी दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस में लाया है, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने जो है लगभग साइंस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने खत्म करा ही दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा जड़त्व का नियम। तो फास्ट थोड़ा सा चलना ही पड़ेगा। अगला है किसी स्थिर वस्तु के स्थिर या गतिशील वस्तु के गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कोई वस्तु अपने जो है अवस्था में ही रहने की चेष्टा करता है, इसे दोस्तों आपका कहा जाता है जड़त्व। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पूर्व कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में सहायता करे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गति, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समापन रेखा पर पार करने के पश्चात भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। तो देखिए भागना इसलिए जारी रखता है, गति जो है गति की जड़ता उसे आगे भगाती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। गति का फर्स्ट इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस आपका AT होता है। तो इसमें मैंने आपको ट्रिक बताया था, u को भूल जाइए और a को भूल जाइए, तो बचेगा आपका वेग और बचेगा आपका समय। तो वेग और समय को बताएगा, जो कि ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाता है। गति का जो दूसरा संबंध है किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा स्थान एवं समय के बीच। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्थान और समय के बीच। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब इसका भी फॉर्मूला होता है गति का दूसरा समीकरण एस इक्वल टू आपका UT प्लस आपका हाफ AT आपका स्क्वायर रहता है। इसमें भी u को भूल जाइए, यानी जीरो कर दीजिए तो समय भी यहाँ से खत्म हो जाएगा और a को आपको खत्म करना है। यहाँ से देखिए आपको u हमेशा जीरो कर देना है और जीरो करने का मतलब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंपली इसको खत्म कर देना है। और जहाँ पर भी आपको दोस्तों देखिए समय को चलिए यहाँ पर रहने दीजिए और a को भी आपको सिंपली यहाँ पर आपको खत्म कर देना है। तो देखिए आपका बचेगा क्या, तो समय और बचेगा आपका यहाँ पर क्या s बचेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट बचेगा। तो जो आपका s होता है ये आपका स्थिति बचाता है और जो टाइम होता है ये आपके टाइम को बताता है। स्थिति और समय आपका देखिए कहाँ पर दिया गया है, स्थिति और आपका समय यानी स्थान एवं समय। तो बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गति का निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक पिंड द्वारा
सीधे यात्रा की गई दूरी विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका देखिए डायरेक्टली आपका राइट आंसर हो जाएगा S इक्वल टू आपका UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि जो S होता है ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जिसे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कहा जाता है। तो सीधी दूरी को, तो आपका राइट आंसर S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सरल रेखीय गति में वस्तुएं पूछा है कि डैश चलती है एक। सरल रेखीय गति में वस्तु एक सीधी रेखा में चलता है, तो आपका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि घर्षण बल डैश कार्य करता है। देखिए घर्षण बल जो होता है डैश कार्य करता है, तो ये हमेशा दोस्तों बल की दिशा के जो है विपरीत में कार्य करता है, जिसे घर्षण बल कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश का गुण उपयोग किया जाता है। ये आपका हाइड्रोलिक ब्रेक के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि पास्कल के नियम पर आधारित होता है। यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है कि घर्षण का शून्य प्रभाव गलत है, घर्षण का नकारात्मक प्रभाव गलत है, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी होगा। वजन, आवेग, बल, तनाव की क्रिया, ये सभी आपका गलत है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट। कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश गुण का उपयोग किया जाता है, तो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो साथियों आज की इस क्लास में हम लोग 90s क्वेश्चन को जो है हम लोगों ने कवर किया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्लास आपका आ जाएगा, जो आपका मटेरियल्स आपका बचा हुआ है, और नोट्स में ज़्यादा कुछ नहीं है आपका, सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका है, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको कवर कराने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, समय से पहले आपके लगभग खत्म हो चुके हैं 95% आपका। अब कंप्लीटली आपको न्यू मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहे हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है। जो लोग सेशन को लाइक नहीं करते हैं, एक बार सेशन को आप सभी लोग जाते जाते लाइक करके जाएंगे, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी का आपको आइकॉन दिखेगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे आपको क्लिक कर लेना है, ताकि नेक्स्ट जब कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।